लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैटर अपनी स्टेट्स चेंज कर सकते हैं और स्पेशली हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी देखा था। बॉइलिंग पॉइंट में जो वाटर था या फिर इनफैक्ट आई शुड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है एट गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर हम इसका लाए कुछ एग्जांपल ले जो आप इमेजिन कर पाओ, दैट इज वाटर टू वाटर वेपर। और हमने देखा है जब पानी बॉईल होता है, जब पानी बॉईल होता है तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। बट क्या ये एक लौता तरीका है पानी का वाटर वेपर में कन्वर्ट होने का? बिकॉज हमने देखा है कि अगर कभी पानी गलती से फर्श पे गिर जाए और हम उसे काफ़ी देर तक लेट से नहीं वाइप आउट करते तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही इवोपोरेट हो जाता है और वहाँ से वैनिश हो जाता है। हमने तो उसे बॉईल नहीं किया, तो वो क्या था, उसको आप बोलते हो एवापोरेशन। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गिविंग एनी हीट। ऑल्दो हीट वो लेता है बट फ्रॉम द सराउंडिंग, बट स्पेशली वी डोंट गिव एनी हीट, उसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम टाइम वी डोंट नीड टू हीट द लिक्विड टू कन्वर्ट इट इनटू गैस। हमें कई बारी स्पेसिफिकली हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, इट हैपन ऑन इट्स ओन। तो लिक्विड पार्टिकल्स हैज काइनेटिक एनर्जी। इनफैक्ट सारे मैटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है और हमें पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी वजह से वो रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। A small fraction of particle at the surface has higher kinetic energy. तो let's say कि wait a second, कि अगर ये एक लिक्विड है, ठीक है, ये कहीं पे लिक्विड गिरा हुआ है और ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी है, तो ये मूव कर रहे हैं। तो वो पार्टिकल्स जो सरफेस पे होते हैं, इन सब के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से वीक है, बट स्टिल देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। बट जो सबसे टॉप पर, जो सबसे ऊपर सरफेस के पास वाटर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। मे बी बिकॉज यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं है जितना नीचे होता है, इसकी वजह से इनका स्केप आउट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू उन मॉलिक्यूल्स के जो नीचे हैं, जो बॉटम पे हैं। तो यही मैंने लिखा है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस हैज हायर काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एंड एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर। और यहीं से जरा सी भी एनर्जी इन्हें मिले, जरा सी भी एनर्जी, लेट्स से दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, क्योंकि आपके आसपास ज़मीन हो सकती है या फिर एयर हो ज़मीन हो या फिर कोई बॉडी हो किसी भी चीज़ की जो गर्म हो, तो उससे वो हीट एब्जॉर्ब कर कर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर के वाटर वेपर होते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं। तो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एन टेम्परेचर एंड वेपर, ये क्या लिखा है, टेम्परेचर बिलो देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कुछ मैंने गलती कर दी। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एंड नहीं आएगा यहाँ पे, एट टेम्परेचर बिलो देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। मतलब लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, इसको हम एवोपोरेशन बोलते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। तो ये एवोपोरेशन का जो प्रोसेस है, मतलब जो ये लिक्विड का जो टॉप सरफेस के पार्टिकल्स है, आपको पता है कि ये जो है एवोपोरेट हो जाते हैं और इसका जो लेयर है ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाएगा। तब ये वाली, जैसी ये वाली लेयर जाएगी तो उसके नीचे वाली टॉप की लेयर बन जाएगी, तब वो एवोपोरेट होगी। ऐसे करते करते टॉप मोस्ट लेयर एवोपोरेट होते हुए पूरा पानी एवोपोरेट हो जाता है। बट कुछ फैक्टर्स हैं जिससे एवोपोरेशन की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज द सरफेस एरिया, वेरी लॉजिकल थिंग। अगर आप पानी को फैला दो, अगर आप पानी को बड़े एरिया में फैला दो तो उस बहुत सारे पार्टिकल्स
जो होंगे वो टॉप मोस्ट सरफेस पे होंगे कंपेयर टू, अगर आप पानी इतने पे है, जितने ज़्यादा पार्टिकल सबसे ऊपरी सतह पर होंगे, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे होंगे, उनका एवोपरेट होना उतना ही आसान होगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से एवोपरेशन जल्दी होता है। इसीलिए अगर चाय को कभी आप प्लेट में पियो तो वो जल्दी ठंडी होती है। तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होता है अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज करो। मोर सरफेस मीन्स मोर पार्टिकल्स ओवरकमिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वेपर बन रहे हैं। और इसी वजह से टी को प्लेट में पीना, और जब भी कपड़ों को सुखाया जाता है तो स्प्रेड करके सुखाया जाता है, जिस ताकि ज़्यादा एरिया एक्सपोज हो, जिससे पानी जल्दी से इवोपरेट हो जाए कपड़ों से। सेकंड, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो पूरा पूरा रूल है। आसपास के टेम्परेचर अगर आपका सराउंडिंग का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स जो टॉप मोस्ट लेयर में, उनके काइनेटिक एनर्जी और तेज़ी से बढ़ेगी और वो और तेज़ी से इवोपरेट होंगे, जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। और जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी बोलो या उनकी मूवमेंट बोलो, ये तो इंक्रीज होती ही है। तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज होती है और मोर पार्टिकल्स वेपर स्टेट में जाते हैं। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अगर ये वाटर है और ये उसकी टॉप मोस्ट वाटर मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एंड दे आर रेडी टू गो अवे। बट अगर आपके सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, मतलब ऑलरेडी ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपके एयर में ऑलरेडी वाटर जो है, वाटर पार्टिकल्स बोलो या वाटर वेपर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा मात्रा में। ठीक है। तो इनके लिए बैरियर का काम करते हैं, तो ये इनको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि इजीली यहाँ से एवोपरेट हो पाए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स जो है इन्हें ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो ऐसा तब होता है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एवोपोरेशन कम होगा। बट अगेन अगर ह्यूमिडिटी कम है तो एवोपोरेशन की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यही लिखा है कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी आपका एवोपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। इफ ह्यूमिडिटी इज मोर इट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज मोर, इट कांट होल्ड मोर, सो रेट ऑफ एवोपोरेशन डिक्रीजेज। ये मैंने उस केस में लिखा है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। बट अगर ह्यूमिडिटी लेस हो, जैसे यहाँ मैंने लिखा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो एवोपोरेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एवोपोरेशन ज़्यादा होगा। नाउ इंक्रीज इन विंड स्पीड, सेम चीज़ है। इंक्रीज इन विंड स्पीड समहाउ आपकी ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देती है टेम्पररीली। अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो ये सारे जो पार्टिकल्स होंगे ये यहाँ से हट जाएंगे, चाहे कितनी भी ह्यूमिडिटी हो। और ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे ऑब्वियसली वाटर पार्टिकल्स जो होंगे कम हो जाएंगे, और वाटर पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर कम होने से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है एवोपरेट हो पाएंगे। तो इसीलिए विंड स्पीड बढ़ाने से एवोपरेशन इंक्रीज होता है। इसीलिए आप गर्म चाय को फूंक मारते हो, या फिर कभी धूप ना निकली हो तो पंखे के नीचे हम कपड़ों को सुखाते हैं, तो यही रीज़न होता है। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड की वजह से वाटर वेपर सराउंडिंग में डिक्रीज हो जाता है, और ये जो वाटर वेपर होता है ये मूव्स अवे, मतलब ये दूर हो जाते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, मतलब अब जो एयर है इसकी वाटर होल्डिंग, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ले सकता है, वाटर को होल्ड कर सकता है, और इस वजह से एवोपोरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एवोपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। कुछ प्रैक्टिकल यूसेज इनका देखते हैं। आई होप ये आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग एवोपोरेशन समझ में आया होगा। ये सब आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, और एवोपोरेशन की डेफिनेशन भी। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि एवोपोरेशन की हेल्प से कूलिंग इफेक्ट भी होता है। आप खुद देखो कि जो आपकी बॉडी होती है और उसमें जब पसीना आता है तो थोड़ी देर बाद, पसीना आने के बाद आपको थोड़ा
अच्छा लगने लगता है। और इनफैक्ट पसीना आने का वन ऑफ द जो रीज़न है वो हमारी बॉडी को कूल रखना भी है। तो अगर हमारी बॉडी में पसीना है तो ये कैसे, जो स्वेट है ये हमें कूल कैसे कर रही है। अगेन अगेन इस वाटर को अगर मैं जूम इन करूं तो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स। हमारी बॉडी गर्म हो रखी है या फिर सराउंडिंग कुछ भी हो सकता है। अभी इस केस में हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी गर्म हो रखी है। हमारी बॉडी गर्म मतलब हमारी बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना इज नथिंग, आप बड़ी क्लासेस में देखोगे कि हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये ज़्यादा गर्म होने पे ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। इसी वाइब्रेशन से जो इससे कांटेक्ट में वाटर, ये भी ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे और ये भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। बट अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, मैं अभी सिंपल ये बोलता हूँ कि हीट हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करती है ये वाटर, एंड ये ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और ऑब्वियसली सबसे टॉप मोस्ट लेयर वाले की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि उनको स्केप आउट होने का पूरा प्रॉपर रास्ता है। और वैसे भी ऊपर वालों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, सबकी थोड़ी थोड़ी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा करी तो ये सारे जो टॉप लेयर, जो टॉप मोस्ट वाटर की लेयर होती है, ये जल्दी एवोपरेट हो जाती है। अब इसने एवोपरेट करने से हुआ क्या, इसके एवोपरेट करने से जो नीचे जो सराउंडिंग था उसकी हीट एब्जॉर्ब करी ना इन्होंने, उनकी हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से अब ये स्लो हो गए, ये अब ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहे, इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, हीट डिक्रीज होना। हीट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कूलिंग। अगर हीट डिक्रीज हो रही है तो कूलिंग इफेक्ट ही तो हो रहा है। तो अब इनके नोट्स पढ़ते हैं, अब हमें अच्छे से समझ में आएगा। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से टू एवोपरेट देमसेल्व्स, और इससे ये खुद एवोपरेट हो जाते हैं। एंड रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग की काइनेटिक एनर्जी, इन दिस केस हमारा हाथ, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब कूल हो जाना। अब इसके बहुत से एप्लीकेशन है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है अर्दन पॉट। अर्दन पॉट, अगर आप अर्दन पॉट देखोगे उसके अंदर आप पानी स्टोर करते हो। इसकी बॉडी पे छोटे छोटे आप बोलो पोर्स होते हैं, इस पोर से पानी बाहर आता है और एक तरीके से इसकी सरफेस पे थोड़ा सा पानी रहता है। अब इसका सरफेस क्या करता है, इस पॉट से हीट एब्जॉर्ब करता है, पॉट से हीट एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर को एवोपरेट कर देता है, और बदले में ये जो पूरा का पूरा पॉट होता है ये कूल हो जाता है। तो आप सिंपल सी चीज समझो कि सरफेस से हीट एब्जॉर्ब होती है, सरफेस से हीट एब्जॉर्ब होती है, वाटर एवोपरेट होता है और सरफेस कूल होता है, सरफेस कूल हो जाता है। कुछ नहीं तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सरफेस से हीट एब्जॉर्ब, उससे एवोपरेशन, एवोपरेशन से सरफेस कूल हो जाता है। तो अर्थ पॉट हैज पोर्स विच रिलीज वाटर ऑन इट्स आउटर सरफेस, वाटर गेट्स एवोपरेटेड, वाटर एवोपरेट होता है एंड एब्जॉर्ब्स हीट ऑफ द पॉट, पॉट की हीट एब्जॉर्ब करता है, मेक पॉट एंड वाटर इन इट कूलर। तो पॉट कूल होता है, फिर उसके अंदर जो पानी होता है वो भी कूल हो जाता है। सिमिलरली अगर आप हाथ में एस्टोन या फिर परफ्यूम या सैनिटाइजर लो तो उससे भी हमें ठंडा लगता है, क्योंकि वो पानी से भी जल्दी एवोपरेट होती है, पानी से भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एस्टोन में ऑलरेडी होती है। तो जैसे हम इसे अपने हाथ में डालते हैं तो ये हमारे हाथों से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एवोपरेट हो जाता है वेरी क्विकली, क्योंकि अगर हम इसे पानी से कंपेयर करें तो बहुत जल्दी एवोपरेट होता है, और इससे हमें सेंसेशन ऑफ कूलिंग हाथ में मिलती है। और कुछ एप्लीकेशन देखें तो कॉटन क्लोथ्स को हमें समर में क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि समर में हमें स्वेट ज़्यादा आता है, वी प्रेस्पायर मोर, इसका मतलब यही है। कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट वेल एंड एक्सपोज इट टू एटमॉस्फेयर, जो कॉटन है वो पानी को अच्छे से, स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो जो लेट्स से कॉटन के फैब्रिक है, कॉटन के फैब्रिक में क्या होता है कि पानी एब्जॉर्ब करता है वो, और अगर लेट्स से कि ये हमारे कपड़े हैं तो ये उसे सरफेस पे लेकर आ जाता है। बाकी कपड़े ऐसे नहीं करते, हमारी बॉडी के अंदर से
वाटर को ये सरफेस पे लेकर आ जाता है कॉटन, और सरफेस से आपको पता है कि एवोपरेट होना आसान होता है, और एवोपरेट होने की वजह से हमारे जो बॉडी और जो हमारा कपड़ा होता है वो कूल हो जाता है। तो वाटर इन क्लोथ गेट्स एवोपरेटेड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द बॉडी, और द हीट इज, और ये जो हीट होती है इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ऑब्वियसली इन ऑल द केसेस जितनी भी हीट चाहिए होती है वाटर को, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो तोड़ता है। तो हमेशा जब भी वेपोराइज होती है तो ये वेपोराइज जो होती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल होती है। तो वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन जितना भी होता है ये उतना ही हीट एब्जॉर्ब करके ये पानी वहां से चले जाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअली ये इसके लिए बोला है मैंने, हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए, और ये हमें कूल रखता है। तो मैंने आपको बताया सिंपल से स्टेप, हमें गर्मियों में स्वेट ज़्यादा आता है, कॉटन स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और इसे एक्सपोज इट टू एटमॉस्फेयर, सरफेस पे ले आता है, एटमॉस्फेयर सरफेस पे ले आता है, उससे ये एवोपरेट होता है और हमारी बॉडी की हीट और हमारी बॉडी कूल हो जाती है। हमारी बॉडी की हीट लेकर वो एब्जॉर्ब कर देता है। कॉटन का फ़ायदा बस ये है कि इट एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर, जो वाटर है, जो स्वेट है, उसको वो एटमॉस्फेयर पे एब्जॉर्ब कर, मतलब एटमॉस्फेयर पे लेके आ जाता है, मतलब बॉडी के अंदर से बाहर की बॉडी जो कपड़ा बॉडी के अंदर वाली साइड है वहां से वाटर को थोड़ा बाहर की साइड ले आता है, फिर वहां से वो एवोपरेट हो जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अच्छा, आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि अगर हमारे पे एक ग्लास है, ठंडा पानी इसके अंदर हमने डाला हुआ है, तो इसके आउटर पार्ट में जो है पानी कंडेंस हो जाता है। ये पानी आता कहाँ से है? आपको पता है कि आसपास ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, कम या ज़्यादा बट होते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर वेपर इन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास। तो ये जो वाटर वेपर होते हैं जो इस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं ये ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास ठंडा है। इससे इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने से ये कंडेंस हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो गैस होती है कंडेंस होकर लिक्विड में बदल जाती है। तो ये पार्टिकल लूज देयर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड सेटल डाउन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। एनर्जी लूज करने की वजह से कंडेंस होते हैं और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ग्लास के बाहर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं जल्द ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ फिर इस चैप्टर पे आऊँगा।